सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ईरान संघर्ष के बॉम्बर वाले एक्सटेंशन की, जिसमें युद्ध वाले शोले हैं, हथियारों वाला शक्ति प्रदर्शन है, तबाही वाले वीडियो ट्रेलर हैं। मतलब ये कि दोनों पक्षों का तनाव अब धमकी युद्ध से एक कदम आगे बढ़ चुका है। जिस तरह किसी भी फिल्म में से पहले ट्रेलर रिलीज किया जाता है, ठीक उसी तरह अमेरिका ने अगली कार्रवाई से पहले ट्रेलर जारी किया है, जो विशेष रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के लिए है। आपको एक सीन के जरिए समझाते हैं आखिर ट्रंप खामेनेई के साथ करना क्या चाहते हैं, अमेरिका ईरान में क्या करने वाला है, अगले कुछ घंटों में ईरान में क्या होने वाला है। दुनिया जानती है ट्रंप के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ खामेनेई की सत्ता है। ट्रंप हर परिस्थिति में खामेनेई पर शिकंजा कसना चाहते हैं। इसकी जानकारी खामेनेई को भी है। वो न्यूक्लियर बंकर में छिपे हैं। खामेनेई के चारों ओर IRGC की फोर्स तैनात है। लेकिन अमेरिका की तैयारी अब आखिरी दौर में है। अमेरिका की तैयारी के संकेत 75 सेकंड के एक वीडियो से मिल रहे हैं, जिसमें अमेरिकी सेना की ताकत और उपलब्धियां दिखाई गई हैं। इस वीडियो में B-2 बॉम्बर से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की झलक है और भविष्य में आने वाली भयंकर तबाही का वीडियो दृश्यम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर पेंटागन ने यह खास वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के साथ ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का 1 साल। वीडियो में युद्ध के कई दृश्य दिखाए गए हैं। उदाहरण के लिए उड़ते लड़ाकू विमान, धमाके, सैनिकों की तैनाती, सैन्य उपकरण और मिलिट्री ऑपरेशंस। इसके साथ बैकग्राउंड में देशभक्ति और ताकत दिखाने वाला संगीत चलता है। वॉइस ओवर में कहा जाता है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर सेना है। ये तो वो ट्रेलर है जिसमें इसके संकेत हैं कि अमेरिका ईरान में क्या करने वाला है। आपको आज ये भी जानना चाहिए कि ईरान के चारों तरफ अमेरिका की तैयारी क्या है। आपको अमेरिका के उस हथियार के बारे में आइए बताते हैं जिसकी लोकेशन हर तरफ चर्चा में है। ये हथियार खामेनेई की तरफ कांटे की तरह लगे हुए हैं। कुछ इस तरह ईरान का शिकंजा कसा है और धीरे धीरे और कसता जा रहा है। USS अब्राहम लिंकन ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ दिनों में पश्चिमी एशिया में पहुंचने वाला है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का को पार कर USS अब्राहम लिंकन बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका है। इसके बाद अरब सागर में जाएगा, जहां से ईरान बहुत आसानी से टारगेट पर होगा। B-2 बॉम्बर्स की वीडियो झलक आपने देखी, कैसे ये उड़ान भर रहे हैं, कैसे तेहरान में बर्बादी वाले अलार्म बजा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना ने 12 F-15E फाइटर जेट को पश्चिमी एशिया की तरफ भेजा है। ये जॉर्डन के एयरबेस पर लैंड हो चुके हैं। इन हथियारों के साथ में KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट भी गए हैं, जो लंबी रेंज की स्ट्राइक के लिए बहुत जरूरी है। ये एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है जो फाइटर जेट में हवा में ही तेल भरते हैं। युद्ध के गेम चेंजर C-17 ग्लोब मास्टर भी ईरान की तरफ उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका जमीनी युद्ध की तैयारी में जुटा है। बैटल टैंक M1 अब्राम एक्शन मोड में है। अरब देशों में 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ईरान में ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। ट्रंप का B-2 बॉम्बर का नया रुख ईरान को डरा रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका कब ईरान पर हमला करने वाला है, कब इन हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है। इसे आप वीडियो के साथ दिए गए संदेश से भी समझ सकते हैं। ये संकेत दिया गया है कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है तो बिना किसी दया के अमेरिका उसे कुचल देगा। अमेरिका अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा। ऑपरेशन में 7 अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया था। इन बॉम्बर्स ने ईरान की अहम परमाणु सुविधाओं पर 14 भारी बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे। हर बम का वजन 30,000 पाउंड था। मकसद था जमीन के नीचे बनी मजबूत न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह तबाह करना। ये कहानी है ईरान पर अमेरिका के पिछले हमले की, जो इजराइल के साथ युद्ध के दौरान किया गया था। अमेरिका का साफ साफ कहना है कि अब जल्द इसका रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है। अमेरिका की इस वीडियो धमकी के सिर्फ 8 सेकंड वाले हिस्से से समझिए ईरान में अमेरिका क्या करने वाला है। अमेरिका के आक्रामक रुख और ईरान के दर्द की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने विशेष हथियार का इस्तेमाल किया था। वहां के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने में इसका इस्तेमाल हुआ था। हालांकि ट्रंप ने इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ईरान, रूस, चीन समेत कई देश तनाव में आ गए हैं। इस हथियार को आप साउंड बॉम्ब कह सकते हैं। सही मायने में इस हथियार को लेकर अटकलें तभी से लगाई जा रही थी जब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने यह कहा था कि मादुरो के ठिकाने पर हुए हमले के दौरान
कई वेनेजुएलाई सैनिकों के नाक से खून बहने लगा और वो उल्टियां करने लगे थे। आपको एक वीडियो के साथ अमेरिका के इस सीक्रेट हथियार की जानकारी भी आइए देते हैं। ये कहानी वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन के दौरान की है। इस दौरान अचानक एक बहुत तेज आवाज साउंड शॉक वेव आई थी। वेनेजुएला के सैनिकों की नाक से खून बहने लगा था। कई लोग खून की उल्टियां करने लगे। ऐसा महसूस हुआ जैसे सिर अंदर से फट रहा हो। कई सैनिक घुटनों के बल गिर गए थे। विशेषज्ञों के अनुसार साउंड हथियार बेहद तेज ध्वनि की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सामने वाले को भ्रम, सिर दर्द, संतुलन बिगड़ना और कभी-कभी स्थायी सुनने की समस्या हो सकती है। कान के पर्दे फट जाते हैं, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। अब सत्ता की अगली कुंजी की तरफ बढ़ते हैं और दो तस्वीरों को एक साथ आइए देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इन दोनों तस्वीरों में हादसे का नेचर करीब एक तरह का है। पहली तस्वीर यूपी के नोएडा की है, जहां 70 फीट गहरे मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में कार समेत गिरने से 27 वर्ष के एक इंजीनियर की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम वहां खड़ी रही, देखती रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। उसके सामने 27 वर्ष का युवराज डूबकर मर गया। दूसरी तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है, जहां वायुसेना का एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर एक तालाब में गिर गया। विमान के गिरते ही आसपास मौजूद लोग बिना किसी सरकारी औपचारिकता के तालाब में कूद गए और उन्होंने दोनों पायलट को सुरक्षित बचा लिया। यानी नोएडा में जहां रेस्क्यू टीम थी, जिसे सरकार की तरफ से लोगों को बचाने के लिए वेतन और भत्ते मिलते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका काम है, उनके सामने एक युवक जान बचाने के लिए रोता रहा, लेकिन वो लड़के की जान नहीं बचा पाए। इस रेस्क्यू टीम के सदस्यों को तैरना नहीं आता था। उन्हें ठंडे पानी में उतरने में डर लग रहा था। उनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी, उनके पास लंबी रस्सी नहीं थी, उनके पास सीढ़ी नहीं थी, उनके पास फोल्डेबल बोट भी नहीं थी। कुल मिलाकर उनके अंदर जान बचाने की इच्छा शक्ति भी नहीं थी। जबकि प्रयागराज में तालाब के पास खड़े लोगों ने सिर्फ देखा कि कोई डूब रहा है और वो अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद गए और दोनों पायलट को बचा लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो डूब सकते हैं, उन्हें पानी ठंडा भी नहीं लगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सरकार का काम है जान बचाना, वो क्यों करें ये काम। नोएडा की ये तस्वीर सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। आखिर लोगों के टैक्स के पैसे का हो क्या रहा है? जब कोई मुश्किल में है तो सरकारी तंत्र जान बचाने की जगह पानी का तापमान माप रहा है, पानी की गहराई देख रहा है। नोएडा की घटना आपदा राहत के नाम पर चलने वाले विभागों पर एक गंभीर सवाल है। उन पर हो रहे खर्च पर गंभीर सवाल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि यह हादसा होता और वहां कोई नहीं पहुंच पाता तो ये बात समझी जा सकती थी कि कोई था नहीं, तो कौन बचाता। लेकिन सोचिए, सरकार की रेस्क्यू टीम वहां मौजूद है और युवराज को बचाने की जगह उसे डूबते हुए देख रही है। उस घटना का एक वीडियो चर्चा में है, जो युवराज के डूबने से ठीक पहले का है। एक बार आप देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए। चल कोशिश तो कर। ना खींचो, मुझे आगे खींचो, आगे खींचो। कैसे? झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहे होंगे। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ही पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा, आगे नहीं जाने दे रही रस्सी। फेंको जरा, यहाँ तो फेंको, कोशिश करो। नहीं से जाएगी जैकेट। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए। चल कोशिश तो कर। ना खींचो, मुझे आगे खींचो, आगे खींचो। कैसे? झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहे होंगे। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ही पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा, आगे नहीं जाने दे रही रस्सी। फेंको जरा, यहाँ तो फेंको, कोशिश करो। नहीं से जाएगी जैकेट। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? कहा जा रहा है कि फायर फाइटर की जो टीम युवराज को बचाने गई थी, उन्हें तैरना नहीं आता था। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि राहत के काम में लगे लोगों को ही तैरना ना आए, वो भी तब जब यूपी में फायर टीम के सभी सदस्यों को तैरना आना अनिवार्य है। 2023 में यूपी सरकार के एक सरकारी आदेश में फायर टीम के लिए तैरने का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया था। उत्तर प्रदेश के एडीजी पद्मजा चौहान ने तैराकी का प्रशिक्षण देने के आदेश दिए थे। सभी सीएफओ, डेप्यूटी डायरेक्टर और प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे। एफएसएसओ लीडिंग
फायरमैन और फायरमैन को ट्रेनिंग देने के लिए कहा गया था। नोएडा के फायर जवानों को स्विमिंग का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। TV9 भारतवर्ष के पास वो एक्सक्लूसिव लेटर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि FSSO लीडिंग फायरमैन और फायरमैन को तैराकी सिखाई जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। सवाल यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर पानी में गिरे युवक को बचाने ऐसे लोग क्यों आए जो खुद तैरना नहीं जानते थे? सोचिए, नोएडा में जो हुआ उस स्थिति में किसी की मौत ना हो, इसके लिए SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है। 2023-24 में केंद्र सरकार ने SDRF के लिए 2,956 करोड़ रुपए दिए, जिसमें लगभग 1,561 करोड़ खर्च किए गए। बाकी करीब 1,400 करोड़ रुपए बचे रह गए। 1,561 करोड़ रुपए में यूपी की SDRF नोएडा की टीम के लिए शायद ना लाइफ जैकेट खरीदी जा सकी, ना इन्फ्लेटेबल बोट खरीदी जा पाई और ना ही रेस्क्यू टीम को तैरने की ट्रेनिंग दी गई। अगर वो खरीद पाते, इस्तेमाल कर पाते, तो युवराज की जान बच गई होती। आपदा और राहत बचाव के विभाग में फील्ड जॉब के लिए जो योग्यता है उसमें तैराकी, गोताखोरी, पर्वतारोहण यानी पहाड़ पर चढ़ने की क्षमता और प्राथमिक चिकित्सा देना आना चाहिए। ऐसी योग्यता वाले को प्राथमिकता मिलती है। लेकिन सोचिए, युवराज को जो रेस्क्यू टीम बचाने आई थी उसमें से किसी को तैरना ही नहीं आता था। उन्हें ठंडे पानी से डर भी लग रहा था। सत्ता में रुख करते हैं अगली खबर का। गंगा किनारे वाले कलेश की बात करते हैं, जिसे आज एक नया कोड वर्ड मिला, वो है कालनेमी। इसलिए अब से इसे आप कालनेमी वाला कलेश भी कह सकते हैं। इससे पहले इस कलेश में अकबर, औरंगजेब और हुमायूं का जिक्र हो चुका है और अब त्रेता युग का मायावी राक्षस कालनेमी ट्रेंड कर रहा है। अब तक इस मामले में नोटिस का खेल चल रहा था। शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज प्रशासन एक दूसरे पर नोटिस वाला फंदा फेंक रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई और उन्होंने कालनेमी वाला राजनीतिक शस्त्र चल दिया। अब ये कालनेमी कौन है, इस पर नई बहस शुरू हो गई। इस बहस में एंट्री अखिलेश यादव की भी हुई। उन्होंने सनातन धर्म को बीजेपी से खतरा बताया। कालनेमी पर पूरी कुंजी तैयार की है हमने, लेकिन पहले नोटिस वाली प्रशासनिक और धर्म नीति का अपडेट भी समझ लेते हैं। दरअसल पहले प्रशासन ने नोटिस देकर अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठाया था। इस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया। अब मेला प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेज दिया और अभिमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में बैन करने की बात भी कह दी। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इसी नोटिस में यह भी कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्गी घुसाने की कोशिश की गई। क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले लेंगे। यानी मेला प्रशासन ने फिर से गेंद अभिमुक्तेश्वरानंद के पास फेंक दी। अब जवाब उनको देना है। अभी तो नोटिस का जवाब नहीं दिया है, लेकिन TV9 भारतवर्ष से बात की और ये कहा कि मेले में मेरा प्रवेश रोकना भी सत्ता की हनक है। अगर ये संतों पर बुलडोजर चलाएंगे तो जनता क्या करेगी, सोच लीजिए। मतलब अब आपके प्रवेश को रोकने पर काम हो रहा है। यही तो सत्ता की हनक है, लेकिन एक सवाल बन जाएगा जिसका जवाब उनको लंबे समय तक लोग मांगते रहेंगे और वो सवाल ये होगा कि दिया क्यों था जब वापस लेना था। तो या तो देने वाला तुम्हारा निर्णय गलत था या तो लेने वाला निर्णय गलत था। तो गलत निर्णय क्यों लेते हो तुम? भाई इस सरकार में बुलडोजर ही तो है और तो कुछ है नहीं। इनके पास एक ही शस्त्र है, बुलडोजर। जहाँ मामला इधर उधर हो बुलडोजर चला दो तो चला दो भैया। आपके पास तो बुलडोजर ही है ना, बुलडोजर से सबको डराते हो। लेकिन ये देश आखिर कानून का देश है, आखिर संविधान का देश है, आखिर शास्त्र का देश है, आखिर परंपरा का देश है, आखिर इसमें लाखों वर्षों से हम सनातनी लोग रह रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ मर्यादा है। तो आपका बुलडोजर तो अभी अभी निकला है और बदनाम हो रहा है। अगर उसको आप गुंडों बदमाशों पर आप चला रहे थे तब तक तो जनता ने थोड़ा उसकी प्रशंसा भी कर दी, लेकिन अगर संतों और धर्माचार्यों पर उसको चलाने लगोगे, शंकराचार्यों पर उसको चलाने लगोगे, उसके बाद तुम्हारी क्या गत होगी, जनता क्या गत करेगी, वो आप विचार कर लो। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हर दिन बयान दे रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहली बार बोले। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं।
ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने भी इस मामले में एंट्री की। उन्होंने तो बीजेपी को धर्म विरोधी बता दिया। कुल मिलाकर अब तक ये मामला शंकराचार्य और मेला प्रशासन के बीच था, लेकिन अब ये राजनीतिक मामला बनता जा रहा है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। वैसे इस मामले में संत बटे हुए हैं। कुछ संत शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं तो कुछ संत उनका विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो संत ही है। मेरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का अभिमान्य होता है। जब पर निर्णय देना ठीक नहीं है, मेरे पास आएगा मामला का निर्णय दूंगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद का समाधान आप ही निकालेंगे, आप ही के आगे इनिशिएटिव लेने से ये होगा। शासन से हाथ खड़े करके मेरे वक्ती बातें का निकाल होगा। अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है, हमें उसके लिए सरकार के पास जाना चाहिए। सरकार हमारा नहीं मानती है, उसके लिए काफ़ी उपाय हमें कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दें, अकबर का बेटा कहें, हुमायूं का बेटा कहें, कहाँ तक उचित है। संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है। मैं इनकी निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ सुनना नहीं चाहेंगे। उन्होंने सनातन का काज किया है, सनातन को पुनर्जीवित किया है, और वो हमारे सनातनियों की आस्था है। प्रशासन के द्वारा यदि किसी ब्राह्मण का चोटी पकड़ के जो अपमान हुआ है, तो प्रशासन को चाहिए कि वो जाके संतों के चरणों में क्षमा मांग लें। सीएम योगी ने जिस कालनेमी का जिक्र किया है वो हिंदू पौराणिक कथाओं का एक राक्षस था। रामायण में रावण का मामा और मारीच का बेटा था। रावण ने उसे लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान को रोकने के लिए भेजा था, जिससे वो लक्ष्मण तक संजीवनी बूटी ना पहुंचे। हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए उसने साधु का रूप धारण किया था, लेकिन हनुमान जी ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। कुल मिलाकर कालनेमी को छल, कपट और पाखंड का प्रतीक माना जाता है। आप आज की भाषा में इसे रावण का सीक्रेट एजेंट भी कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि संत के वेश में सीएम योगी किसे सीक्रेट एजेंट कह रहे हैं। वैसे आप इस मामले में कालनेमी शब्द का इस्तेमाल रास्ता रोकने वाली भूमिका की वजह से किया गया हो सकता है, और अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी विकास और धार्मिक कार्य का रास्ता रोकने का इशारा किया गया। इस तरह साधु वर्सेस सत्ता वाली लड़ाई और तीखी हो गई। सत्ता में आप बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धमकीबाज विधायक से मिलिए, जिन्होंने अपने एक बयान से सियासी मर्यादा को कब्र में पहुंचाने का काम किया है। नाम है मुनीरुल इस्लाम। ये वही मुनीरुल इस्लाम है जिनके मार्गदर्शन में कुछ दिन पहले फरक्का के बीडीओ ऑफिस में एसआईआर पर सुनवाई के बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोहराम मचाया था, तोड़फोड़ की थी। अब एमएलए मुनीरुल इस्लाम ने अपने शब्दों से सियासत की लक्ष्मण रेखा को तोड़ने का काम किया है और मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए ऐसी भाषा बोली है जिससे सत्ता की मर्यादा मीटर हिल गई है।
दीदी की पार्टी से फरक्का विधायक मुनीरुल इस्लाम ने सार्वजनिक मंच से चुनाव आयुक्त को खुलेआम धमकी दी। एसआईआर का जिक्र करते हुए मुनीरुल इस्लाम ने गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल किया और ये कहा वो मुख्य चुनाव आयुक्त को कब्र से घसीटकर बाहर निकाल लाएंगे। पहले उनका बयान शब्दशः सुनिए, फिर मुनीरुल इस्लाम के कुतर्कों पर प्रकाश भी डालेंगे। এই ঝান্ডা কমছি ঝান্ডা চলবে না, লাঠিতে ভাঙতে হবে, লাঠিতে। और কোমরকে ঢিলা করে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনে। মানুষকে নিয়ে ছেলাকেলামো করছো আর তুমি নিরাপত্তা নিয়ে ঘেরাটোপের মধ্যে আছো না। তুমি আকাশে আছো, পাতাল থেকে ছেঁচড়ে বের করবো, পাতাল থেকে বের করবো। আর আইন কার জন্য? মানুষের জন্যই। আমি শুধু ইশারায় বলবো 19 তারিখে ফাইনাল লিস্ট বের হবে, তখন কিন্তু যদি সব ঠিকঠাক হয় আর নচেত দেখবেন চারদিকে আগুনে আগুন জ্বলছে, কিচ্ছু করার নেই। टीएमसी विधायक के इन शब्दों में कुतर्कों की मात्रा क्यों ज्यादा है, आप वो भी समझिए। मुनीरुल इस्लाम ने कहा है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त को कब्र से घसीट कर ले आएंगे, तो इसमें कुतर्क ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जीवित हैं और स्वस्थ हैं और उनका कब्र से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यानी मुनीरुल इस्लाम के हाथों में माइक था और सामने विशेष वोट बैंक था, इसीलिए उन्हें खुश करने के लिए वो भावनाओं में बह गए और सड़क छाप गुंडे की तरह बोलने लगे। सत्ता के मर्यादा मीटर के अनुसार टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम का ये बयान कटाक्ष, अपमान और नफरत से कहीं आगे है और स्पष्ट तौर पर धमकी और गुंडागर्दी है। वैसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के अनुसार ये शब्द सिर्फ मुनीरुल इस्लाम के हैं। असल में इसका रिमोट ममता बनर्जी के हाथ में है, सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। ये लोग सब हर एक आदमी का एक आइडल होता है जिसको फॉलो करते हैं। इन लोगों का जो गुरु है ना, वो अफजल गुरु है। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी नहीं, आपका काजी नजरुल इस्लाम भी नहीं, सैयद मुस्तफ़ा अली भी नहीं। तो ये लोग उसी पंक्ति में चले गए हैं। और पश्चिम बंगाल का जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो चाहते हैं पश्चिम बंगाल की हर अल्पसंख्यक वो लोगों को फॉलो करे और टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत के ये टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यही बोलने वाला लोग अभी तृणमूल में घुस गए और तृणमूल इसका कब्जे में चले गए। अभी खुद मुख्यमंत्री अगर मैदान में आकर इसको रोकना चाहे तो भी कुछ नहीं होगा। अब आपको बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई एक और चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर हमें व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की कुछ लाइनें याद आ गई। जब शर्म की बात गर्व की बात बन जाए तब समझो कि जनतंत्र बढ़िया चल रहा है। इस वीडियो में आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे जिनका भव्य स्वागत हो रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं, मालाएं पहनाई जा रही हैं। पहली नजर में ये देखकर किसी को भी लग सकता है कि इन लोगों ने कोई सम्मानजनक उपलब्धि हासिल की होगी या कोई मेडल जीता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सारे के सारे जेल से जमानत पर छूटे आरोपी हैं। ये टीएमसी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने फरक्का के बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की थी और आरोप है कि इसका रिमोट टीएमसी के विधायक मुनीरुल इस्लाम ने ही दबाया था। कल शाम जब इन 6 आरोपियों को बेल मिली तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से इनका स्वागत किया। जेल से निकलते ही उन पर फूल बरसाए गए जैसे ये कोई मेडल जीत कर लौटे हो। इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को कब्र से निकालने की धमकी देने वाले मुनीरुल इस्लाम पर भी ऐसे ही फूलों की वर्षा हो जाए तो हैरान मत होइएगा। একনিষ্ঠ কর্মী গত 16 তারিখে এসআই সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় মানে নির্বাচন কমিশনার যেভাবে মানুষকে হয়রান করছে সেই এসআইকে কেন্দ্র করে আমাদের ছেলেপেলেরা তাদের আমাদের তথা বাংলাভাষী সকলের যে মৌলিক অধিকার সেই অধিকারগুলোকে খর্ব করার চেষ্টা করছে আমাদের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনার। এসআইয়ের যে মানুষদের হয়রানি যে অনেক প্রতিবাদমূলক যে অর্ধেক মানুষেরই নাম বাদ হয়ে যাচ্ছে, দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার হিয়ারিংয়ে ডাকছে, যে মানুষ হয়রানি হচ্ছে। और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके मन में सवाल उठेगा, जानवर कौन है। साथ ही इसमें एक वैधानिक चेतावनी भी है। ये खबर डॉग लवर्स को आहत कर सकती है।
अब तक आपने चुनाव में शराब बांटने या पैसा बांटने वाले वादे सुने होंगे, लेकिन सत्ता का लालच तेलंगाना में आवारा कुत्तों के लिए कहर बन गया है, जहां पिछले 17 दिन में 600 आवारा कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया है। आवारा कुत्तों के साथ क्रूरता की ये हद चुनावी वादे को पूरा करने के लिए पार की गई है। वैसे हम मृत आवारा कुत्तों की तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि डॉग लवर्स को इसके दृश्य विचलित कर सकते हैं। नया मामला हैदराबाद का है, जहां 100 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारे जाने का दावा है। आरोपों के अनुसार ये घटना हैदराबाद के याचाराम गांव की है। इस मामले में पुलिस ने एक सरपंच और 2 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि हैदराबाद के याचाराम गांव में आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन लगाए गए। इस तरह 17 दिन में तेलंगाना में करीब 600 कुत्ते मारे जा चुके हैं। इससे पहले 6 जनवरी को तेलंगाना में अलग अलग जगह पर 500 आवारा कुत्ते मारे गए थे। इनमें हनमकोंडा में 300 और कामारेड्डी में 200 आवारा कुत्तों की हत्या शामिल है। इस केस में भी पुलिस ने 7 सरपंच समेत 15 लोगों पर केस भी दर्ज किया था और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन समझिए, आवारा कुत्तों की सुपारी किलिंग के पीछे चुनाव और सत्ता का क्या कनेक्शन है? खबर के अनुसार जिन गांवों में कुत्तों की हत्या हुई है, वहां पंचायत चुनाव में कुछ प्रतिनिधियों और सरपंचों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के वादे किए थे। अपने उसी चुनावी वादे को पूरा करने के लिए आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या किए जाने के दावे हैं। इसीलिए सवाल बनता है कि जानवर कौन है और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए आवारा कुत्तों की हत्या कैसे जायज है? यह सच है कि आवारा कुत्ते देश में एक समस्या हैं और इसका इलाज भी जरूरी है, लेकिन उन्हें इस तरह मारा नहीं जा सकता। समस्या खत्म करने का ये शॉर्टकट क्रूरता का नया कीर्तिमान है, जो कानून और नैतिकता दोनों के आधार पर स्वीकार्य नहीं है। सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने आज विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेता एक अलग अंदाज में दिखे। राहुल गांधी और खड़गे दोनों ने सिर पर गमछा बांधा, मजदूरों की तरह कंधे पर कुदाल रखी, यानी दोनों माथे पर गमछा बांधे, हाथों में फावड़ा लिए मजदूर की वेशभूषा में नजर आए। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा, मनरेगा को खत्म करना गरीबों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश है। इस साजिश को रोकना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए बजट सत्र में इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन से स्टेट को मिलेगा, वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान में फिर से ला। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूरे हफ्ते हमने बात की Realme 16 Pro सीरीज के एडवांस्ड कैमरा, स्मार्ट AI फीचर्स, पावरफुल बैटरी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की। अब वक्त है क्विक रिकैप का। चाहे हो 200 मेगापिक्सल एडवांस पोर्ट्रेट कैमरा के साथ परफेक्ट एट एवरी जूम, AI पावर्ड फीचर्स जो कंटेंट को बनाते हैं इंस्टेंटली पॉलिश्ड और शेयर रेडी, या फिर 7000 mAh टाइटन बैटरी और स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 4 चिपसेट जो दे परफॉर्मेंस विदाउट कॉम्प्रोमाइज। Realme 16 Pro सीरीज हर उस चीज को साथ लाता है जो आज के फास्ट पेस कंटेंट ड्रिवन वर्ल्ड में जरूरी है। इसलिए चाहे आप हो प्रोफेशनल, क्रिएटर या एवरीडे यूजर, Realme 16 Pro सीरीज है एक स्मार्ट, रिलायबल और फ्यूचर रेडी स्मार्टफोन।